हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन और आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन और आंसर्स का। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन इनटू शीट्स। ठीक है, शीट्स में बदल जाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू शीट्स। तो यानी ये जो चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से अगर आप पहचान जाएं कि मेटल कौन सा है तो आप बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हैं कि किस चीज़ को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस चीज़ को मेलिएबल हम कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है वो है जिंक, phosphorus, sulfur and oxygen. So what you have to pick is the metal. Then the metal is zinc. ठीक है, तो मेटल कौन सा है, जिंक। तो जिंक ही जो है वो हम शीट्स में बीट कर सकते हैं, जबकि फॉस्फोरस वो है एक नॉन मेटल है, सल्फर भी एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी आपको ये चार स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन हम फिर भी अभी तीनों ऑप्शंस देखेंगे कि इससे भी करेक्ट कोई स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, दिस इज करेक्ट। लेकिन बी ऑप्शन क्या है, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। सारे नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं क्या, नहीं। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल मतलब कि उनको पतले पतले तार के शेप में ढाल देने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी भी मेटल्स की जो है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मतलब शीट्स के फॉर्म में और डक्टाइल मतलब पतले पतले तारों के फॉर्म में। तो नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड ऑप्शन है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। तीसरा ऑप्शन है जनरली। जनरली मतलब ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में जो है आप क्लैश हो गया है। ठीक है, कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, एक जनरल कह दिया, लेकिन सी में क्या है, बहुत स्पेसिफिक कहा गया है कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। यानी कि कोई दोनों स्टेटमेंट एक जैसी है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन डी, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो डक्टाइल होते हैं, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। ऐसा क्यों, क्योंकि देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि हम जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, हाउएवर मरकरी मेटल अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मरकरी होता है वो भी एक मेटल होता है, जो आप थर्मोमीटर्स में लगा रहता है ना, चांदी जैसा चमकता है, वो मरकरी होता है। ठीक है, मर्क्यूरी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है और इसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मरकरी मेटल को हम तारों के फॉर्म में नहीं पिरो सकते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू द स्टेटमेंट ए। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट कौन सा होगा, सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि आपको जो ब्लैंक दिया है उसमें एक प्रॉपर सेंटेंस का एक वर्ड जो है उसमें भरना है। जैसे कि पहला है फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस किस तरह का नॉन मेटल है। ठीक है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि फॉस्फोरस को कहाँ स्टोर करते हैं, हम केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वो बर्न करने लगेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें आग लग जाएगी। तो दिस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो ये जो ब्लैंक आएगा इसमें क्या आएगा, रिएक्टिव। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ओके, एंड दूसरा है मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले उसमें जो ब्लैंक है उसमें आएगा गुड एंड दूसरे ब्लैंक में आएगा इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं। आयरन इज डैश मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी, उसमें हमने सबका रिएक्टिविटी सीरीज में सबका ऑर्डर देखा, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन इसलिए ऊपर रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, और कॉपर नीचे रहता है, और गोल्ड और सिल्वर सबसे नीचे रहते हैं। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे एलिमेंट्स आएंगे वो बहुत लेस रिएक्टिव होंगे, और आयरन क्योंकि ऊपर आता है तो इसमें आएगा मोर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। आप डी देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स होते हैं जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि जब मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स और मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, तो ये जो टॉपिक है इसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, आप इसका भी वीडियो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, हमको ट्रू फॉल्स करना है। हमको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या एसिड से रिएक्ट करते हैं। एसिड तो जैसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो अगर ये सारे नॉन मेटल्स हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो हम एसिड्स को ऐसे खुले में रख सकते हैं। एक कॉमन सेंस वाली भी बात है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। सपोज आपको आंसर नहीं भी पता है बट यू यूज योर कॉमन सेंस, कि जैसे कि हम एसिड्स देखते हैं, घरों में भी यूज होता है, लैब्स में यूज होता है, अगर ये नॉन मेटल से रिएक्ट करते तो हम एसिड्स को ऐसे रख ही नहीं सकते थे, ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि सोडियम भी बहुत रिएक्टिव है, जैसे ही ये एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है ये जो है बर्न करने लगता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी रिएक्टिव मेटल, सो दैट इज वाई सोडियम इज जनरली स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है, सो दैट इट डजंट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड, दैट इज कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। क्या कॉपर जो है जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर लेता है? तो आपने भी रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को भी मैंने डिस्कस किया है कि कॉपर जो होता है नीचे आता है, जस्ट गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आता है, तो जिंक जो है कॉपर से ऊपर आता है, यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस तो कर सकता है, लेकिन जो कम रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर वाले एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो क्योंकि कॉपर नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से, तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है कि कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या कोयले का आप तार बना सकते हो? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज कोल इज अ नॉन मेटल, इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, इसी के बेसिस पे आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर पता करना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या अंतर होता है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस के बेसिस पे, तो ये बहुत ही अच्छा टेबल है, इसको आप ऐसे एज इट इज अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द वे to distinguish, to tell, distinguish or to represent the distinction between metals and non-metals. You should write this way in your examination also because this appears very nice and very elaborate, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस बिटवीन आए तो आप इसी तरीके से टेबल के फॉर्म में एक तरफ प्रॉपर्टीज, एक तरफ मेटल और एक तरफ नॉन मेटल करते हुए जो है सेम ऐसे ही अपने एग्जाम में लिखिएगा। तो जैसे प्रॉपर्टीज क्या है, अपीयरेंस, तो मेटल का अपीयरेंस कहता है लश्चरस, शाइनी होता है, ठीक है, चमकदार होता है, ठीक है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल होते हैं, उनमें कोई शाइन नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस।
हार्डनेस, मेटल्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, जनरली। और मेलिबिलिटी यानी कि शीट्स के फॉर्म में बदले जाने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो मेटल्स होते हैं दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड नॉन मेटल्स दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तार के फॉर्म में पिरोए जाने की प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तार के फॉर्म में पिरोए जाने की प्रॉपर्टी, यानी कि जो मेटल्स हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स बट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हीट कंडक्शन, ठीक है। तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट and non-metals are poor conductors of heat. And coming to next 6th point, that is electricity. Metals are good conductors of electricity, as we know, because we have wiring in our homes that is made up of generally copper, and copper is a metal. So metals are good conductors of electricity while non-metals are poor conductors of electricity. So this is the way to represent the difference between metals and non-metals. I would recommend to note down this table and copy as it is in your examination and copy as it is in your examination. Okay, so let's move on towards the next question, that is question number 6. So we have to give reasons for the following, यानी हमको कारण बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम फॉइल को ही क्यों यूज़ किया जाता है फूड को रैप करने के लिए? पहला तो रीज़न इसका ये है बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, ठीक है, क्योंकि वो मेटल है और उसको शीट्स की फॉर्म में बहुत आराम से हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट द सेकेंड रीज़न इज़ डैट एल्यूमिनियम बहुत सस्ता है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो हमारे अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम की प्रेजेंस है एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, एल्यूमिनियम ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है अर्थ क्रस्ट में एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। अदर मेटल्स की भी तो शीट्स बन सकती है, कॉपर की भी तो शीट्स बन सकती हैं, बट नहीं, एल्यूमिनियम की ही बनती है बिकॉज एल्यूमिनियम इज चीपर देन द अदर metals. That is why there are two reasons. First, aluminum is a metal and it can be drawn into sheets. The second reason is that aluminum is very cheap metal. Okay, moving on towards next part, that is immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. जो पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है वो जनरली जो है मेटल की ही क्यों बनी रहती है? वो प्लास्टिक की भी तो बन सकती है, ऐसा क्यों? इमर्जन रॉड्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज इमर्जन रॉड्स जो होती है वो मेटल की बनी रहती है और मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इसीलिए इमर्जन रॉड जो है वो मेटल की बनी रहती है। अब हम देखते हैं सी, कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम ऑल इट्स सॉल्ट, बिकॉज कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे आता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसी वजह से जो है कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जैसे कि आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं कि कॉपर और जिंक सल्फेट में अगर हम रिएक्शन कराएं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और डी जो है वो है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। ऐसा क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में रखते हैं बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। दे कैन ईजिली कैच फायर इवन वैन इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इनको हम डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन के अंदर डुबा के रखते हैं, ठीक है, ताकि ये एयर से कांटेक्ट में ना आ पाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हो, क्यों और क्यों नहीं? ठीक है, लेमन पिकल यानी नींबू का अचार, ठीक है, उसमें एसिड होता है, ठीक है, तो एसिडिक पीएच होता है, उसका पीएच जो है जनरली 3 होता है, 2.5 होता है। तो lemon pickle cannot be stored in aluminium utensils because lemon pickle contain acid
which can react with aluminium metal liberating hydrogen gas. This can lead to spoiling of the pickle. एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर हम रखेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल है और लेमन का पिकल एसिडिक है, एसिड है उसमें, तो एसिड और एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन होगा तो हमने देखा कि जब भी एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो हाइड्रोजन गैस निकलने से जो हमारा अचार है, जो पिकल है, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और वो हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है क्योंकि अगर एसिड के साथ जब रिएक्ट कर लेगा एल्यूमिनियम तो वो सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो एल्यूमिनियम हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एल्यूमिनियम इज़ नॉट गुड, इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तन को यूज़ करने से लोग बचते हैं और गवर्नमेंट के भी ऐसे गाइडलाइंस है कि टू अवॉइड द एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पस। फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, मैच करना है कि किस मेटल का या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे गोल्ड का किस लिए यूज़ होता है, गोल्ड का ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और आयरन का किस लिए यूज़ होता है, आयरन का यूज़ होता है मशीनरी यानी कि मशीन बनाने में, जैसे कि हम प्लो बनाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। और एल्यूमिनियम का क्या यूज़ होता है, रैपिंग फूड रैपिंग के लिए जो हम एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं वो एल्यूमिनियम से है। कार्बन का कहाँ यूज़ होता है, कार्बन एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं हम। कॉपर का कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वायर में, हाँ। और मरकरी का कहाँ यूज़ होता है, मरकरी का यूज़ होता है थर्मोमीटर्स में। फाइन, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9। What happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? अगर हम dilute sulfuric acid को कॉपर के प्लेट पे पोर करें, गिराएं, तो क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे आता है, तो कॉपर जो है dilute sulfuric acid से नहीं रिएक्ट करेगा। कॉपर हमेशा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर करेगा तो उसी से रिएक्ट करेगा, लेकिन ऐसे नहीं रिएक्ट करता है जनरली नॉर्मल कंडीशंस पे, ठीक है। सो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा है क्वेश्चन, आयरन नेल्स आर प्लेस इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर हम आयरन की कील, लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रख दें तो क्या होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि ये रिएक्शन होगा, ठीक है, आयरन और कॉपर सल्फेट। अब हमको पता है कि आयरन जो है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद वहाँ जाकर के जुड़ जाएगा और आयरन सल्फेट बना देगा, ठीक है। आयरन जो है कॉपर की जगह लग के FeSO4 बना लिया, ठीक है, ये आयरन सल्फेट है और कॉपर जो है सोल्यूशन में आ जाएगा। फाइन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. How will she find the nature of the gas? तो अगर नेचर ऑफ द गैस मतलब गैस एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, कौन सी गैस निकली, ठीक है। राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। तो जब हम चारकोल है, ठीक है, तो हम जो है वो गैस का नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, इसको टेस्ट करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर। अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक होता है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और अगर हमारा सोल्यूशन बेसिक होता है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो गैस का नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम गैस कलेक्ट करेंगे उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और उसको झट से हिला देंगे, तो जो गैस जो भी होगी वो जो है पानी से रिएक्ट करके उसका एसिड बना लेगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड। तो जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गई, यानी जो भी गैस रिलीज हुई उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक है, ठीक है। सो चारकोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब चारकोल है कार्बन के फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे 2 बूंद पानी डाल के, तो कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3 जिसको हम कहते हैं, और वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
One day Rita went to a jeweler's shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. ठीक है, जैसे रीता जो है अपनी मदर के साथ सुनार की दुकान में गई और अपनी ज्वेलरी दी, क्योंकि वो ज्वेलरी उसको बहुत गंदी लग रही थी, शाइन नहीं आ रही थी, तो उसको सफाई करने के लिए दिया। तो नेक्स्ट डे जब रीता जो अपनी माँ के साथ जो है वापस आई अपनी गहने वापस लेने के लिए, तो उसने क्या देखा कि गहनों का वजन जो है थोड़ा सा कम है पहले के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो हम ऑर्नामेंट्स गोल्ड के सिल्वर के यूज़ करते हैं, वो जो गोल्ड और सिल्वर है वो रिएक्टिविटी सीरीज से बिल्कुल नीचे आते हैं, वो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए उनको साफ करने के लिए, उनके ऊपर की एक परत हटाने के लिए, ताकि नीचे की जो चमकदार परत है वो जो है दिखने लगे और ताकि गोल्ड के जो गहने हैं वो चमकने लगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वारेजिया, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर को एक्वारेजिया कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर जो 3:2 के फॉर्म में हम डिफरेंट कंसनट्रेशन में डिफरेंट रेशियोज में यूज़ कर सकते हैं, एक्वारेजिया इसको कहते हैं, में इन गहनों को डालते हैं। तो इन गहनों को इसमें डालने से क्या, ऊपर की परत जो होती है गहने की वो हट जाती है और गहने जो है चमकने लगते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ मेटल का अमाउंट जो है इन एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, तो जिसकी वजह से गोल्ड के जो वेट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये था रीज़न। सो होप करती हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।